देखिए, अगर कोई सॉलिड मेटल का सरफेस है, मतलब मेटल ना भी हो, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, तो उस पर गैस के या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वे आकर एक तरीके से उस पर चिपकने लगते हैं। आप ये मान लीजिए कि उस पर आकर ये आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं और गैस के मॉलिक्यूल उस सरफेस पर आके कंसंट्रेट होने लगते हैं। ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, तो गैस की मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है। लेकिन आपने कोई मेटल का पीस रख दिया उस पर, तो गैस के मॉलिक्यूल उस मेटल के सरफेस पर आके कंसंट्रेट होने लगेंगे, वहां पर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से ये है कि वे मेटल की तरफ अट्रैक्टेड है ना। तो ये फिनोमिना जिसमें सॉलिड गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस पर आकर अटैच होने लगते हैं, कंसंट्रेट होने लगते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। द वर्ड एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन, एक ऐसे आपने वर्ड सुना होगा एब्जॉर्ब, ABSORP, है ना, PTI, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अलग अलग शब्द हैं। एब्जॉर्प्शन तो वो होता है कि कपड़े ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कपड़ा पानी आप लेते हो, इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी कंप्लीटली इसके अंदर है। जैसे स्पंज है, स्पंज ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो पानी पूरे के अंदर है ना। लेकिन एडजॉर्प्शन केवल सरफेस पर आपका होता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, देखिए, when a solid surface is exposed to when a solid surface is exposed to when a solid surface is exposed to a gas or a liquid exposed to a gas or a liquid, comma, molecules from the gas or the liquid starts to accumulate or concentrate at the solid surface, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर आपका एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करते हुए, है ना, यहाँ पे अब लिखिए, द फिनोमिना ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स of a gas or a liquid at a solid surface is called adsorption. ठीक है, तो एक चीज आपने सीखी कि सॉलिड सरफेस पर जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो सकते हैं वे किसके हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं, वे लिक्विड के भी हो सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चीज आप आती है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट।
ADSORBAT adsorbate and adsorbent, ADSORBENT adsorbate and adsorbent। तो एक चीज़ है जिस पर आके ये मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं और एक चीज़ है जो एडजॉर्ब हुई है ना। दैट मीन यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये सॉलिड सरफेस और एक ये गैस के मॉलिक्यूल, तो इन्हीं के नाम है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जो सॉलिड के सरफेस पर आके एडजॉर्ब हुआ है मतलब गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल, उन्हें बोला जाएगा एडजॉर्बेट। बेट मतलब बैट, बेट मतलब बैट, वे आके बैठ गए हैं, है ना, समझे। बेट मतलब बैट, वे आके मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं। और जिस सरफेस पर ये एडजॉर्प्शन होता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। बेंट मतलब मुड़ना, है ना। तो वे इतने मॉलिक्यूल आगे कि बेंट हो गया, ऐसे याद रख लेंगे, है ना। तो दो चीजें हैं, गैस के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, और एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, हाँ, जिस पर आके बैठ गए, मतलब इतने बैठ के वो बेंट हो गया वजन से, ऐसा मान लीजिए। बेंट मतलब मुड़ गया, है ना। तो लिखिए, द मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस comma substance comma which concentrate or accumulate at the surface are known as adsorbate, are known as adsorbate। ब्रैकेट में लिख लीजिए, बेट मतलब बैट, हैशटैग हाउ टू रिमेंबर में, है ना। बेट मतलब बैट, कॉमा ये मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि कौन से मॉलिक्यूल है जो आके बैठते हैं, ब्रैकेट क्लोज। एंड द सॉलिड on the surface of which the adsorption takes place, is called adsorbent, adsorbent। कैसे याद रखोगे इसको, ब्रैकेट में लिखिए, इतने मॉलिक्यूल आकर बैठ गए कि वो वजन से बेंट हो गया, तो क्या बेंट हो गया, सॉलिड ना, कि वो उनके वजन से बेंट हो गया। तो कौन बेंट हो गया, जिस पर वे आकर बैठ गए हैं, है ना। क्या समझ में आ रहा है, ये एडजॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सॉलिड के अंदर भी या सॉलिड के केवल सरफेस पर, तो अगर सरफेस ज़्यादा रहेगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो स्पंजी होते हैं वे ज़्यादा गैस को या लिक्विड को एडजॉर्ब कर लेते होंगे, है ना। तो लिखिए यहाँ पर एज के बाद कॉमा क्यों आएगा, एज adsorption is essentially a surface phenomena, as adsorption is essentially a surface phenomena। अब यहाँ पे क्या आएगा, कोमा सो कोमा ऐसे आएगा, कोमा सो कोमा ऐसे आएगा। सो अब मुझे लिखना है सो सॉलिड है, तो यहाँ पर फिनोमिना के बाद कोमा आएगा या नहीं आएगा, कोमा यहाँ नहीं आएगा, है ना, यहाँ सो ही नहीं आएगा। अब एज आ गया क्योंकि एज आ गया, हाँ। तो एज एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना, कोमा, हाँ, तो कोमा सॉलिड्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, अच्छा, मगर वहाँ पे एज नहीं आता तो फिर यहाँ पे सो लगा सकते थे, है ना।
कॉमा हाँ कॉमा सॉलिड्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, सॉलिड्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, सॉलिड्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया लाइक चारकोल, लाइक चारकोल। चारकोल जानते हो क्या होता है? चारकोल कोल टार होता है। तो चारकोल और कोल टार नहीं, क्या होता है चारकोल? पेन वो नहीं है जिससे सड़क डामर जिसे बोलते हैं, वो तो कोल टार होता है, कोयल टार, ठीक है। एक होता है चारकोल। क्या होता है चारकोल? हैं? काला कोयले का होता है। कोयला अलग हो गए, कोल अलग चीज है। सही अच्छे तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें लकड़ी डालिए, है ना, लकड़ी नॉर्मल लकड़ी डालिए, हरी लकड़ी, हरी नहीं मतलब सूखी हुई लकड़ी डालिए, और उसे जो है टेस्ट ट्यूब को बंद कर दीजिए बिल्कुल, है ना। और उस टेस्ट ट्यूब को हीट करिए। टेस्ट ट्यूब तो बहुत हाई टेम्परेचर हीट हो जाती है ना, पिघलती नहीं है वे, लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब। उसे गर्म करते रहिए। अब वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो लकड़ी जलेगी तो है नहीं, लेकिन उस लकड़ी को हाई टेम्परेचर पर वो काली पड़ने लगेगी, और उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर होगा सब निकल के धुआं सा हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में। वो मॉइस्चर निकल के टेस्ट ट्यूब में एक तरीके से निकलने लगेगा। तो वो जो बचा है उसको बोलते हैं चारकोल। उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं, जितना भी मॉइस्चर था सब कुछ निकल चुका और उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं, तो वो बहुत लार्ज सरफेस एरिया उसमें है, दैट इज नोन एज चारकोल। ठीक है, चारकोल। तो लिखिए चारकोल कॉमा सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल पता है क्या होता है? देखा है सिलिका जेल? सब ने देखा होगा सिलिका जेल। खाने में नहीं भाई, खाने की चीज़ों के आसपास नहीं लाएंगे उसे। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, फ़ोन, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टीवी, तो उनमें जनरली एक छोटा सा पाउच आता है, उस पर लिखा भी रहता है सिलिका जेल। उसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं, वो एक पोरस से कागज़ के बनी हुई थैली में रहता है। तो वो बेसिकली रहता है मॉइस्चर को, अगर उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सिलिका जेल अपने वेट का लगभग 10 गुना वजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सिलिका जेल, क्योंकि वो हाईली पोरस होता है सिलिका जेल, कॉमा एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल कॉमा क्ले, कॉमा क्ले, कॉमा मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब एक तरीके से आप पाउडर फॉर्म में बोल लीजिए, है ना, या किसी तरीके से आपने मेटल का प्रेसिपिटेट क्रिएट किया है, कुछ इस तरीके का फिर, मतलब जहाँ पे मेटल बहुत ज़्यादा एक तरीके से फाइन उसमें हो गई है ना। एग्जैक्ट प्रोसेस तो अभी मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, उसी को फाइनली डिवाइडेड स्टेट बोलते हैं। एक तो आपने है कि मेटल का पीस लिया, उसके 4-5 टुकड़े कर दिए, उससे कोई खास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया क्रिएट नहीं होगा। आपने बिल्कुल उसका पाउडर टाइप से बनाया है, या पाउडर की भी और नेक्स्ट स्टेज है कुछ इस तरीके से, और पढ़ के थोड़ा मैं बताऊंगा क्या है फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब एटसेट्रा। एक्ट्स एज गुड, क्या बोलेंगे इन्हें, कैसा काम करते हैं? एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट? हाँ, एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेंट्स, एक्ट्स एज गुड एडजॉर्बेंट्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब नोट करके लिखिए, अगर किसी सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, ये एडजॉर्ब हो गए हैं, और आप अब इसका उल्टा प्रोसेस कर रहे हो। एक तो प्रोसेस ये हुआ है मेटल का सरफेस उस पर या के एडजॉर्ब हो गए, अगर आप चिपका हुआ है और आप अब इसको उल्टा कर रहे हो, इसमें से गैस के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो उसे भी तो कुछ नाम दिया जाएगा, उसे बोला जाता है डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, है ना। तो लिखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस from a surface
फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड, ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड, ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड is called desorption, is called desorption, DESORPTION, is called desorption, DESORPTION, desorption। ठीक है, desorption। चलिए आगे चलते हैं। सर आप अपने नोट्स में से ग्रामेटिकल एरर भी हटाना चाहते हो? हाँ, जितना अच्छा हो जाए, जब चल ही रहा है काम तो क्या उसमें क्या हर्ज है। सर ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, मैं इसलिए नहीं बताता कि आप, हाँ तो बता दिया करो। मुझे लगा कभी आप है नहीं। बता, नहीं नहीं, मुझे तो हर चीज़ अंग्रेजी भी शुद्ध हो जाए तो क्या गलत बात है? गलत क्या? मैं इसमें हमेशा उसमें रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं रहता हूँ। मैं क्या, चुप रहे, तुझे कहना पता ना है, किसी को भी पता हो सकता है। नहीं वो नहीं कि साइंस में भी मैं तो अंग्रेजी की किताब भी तो लिख रहा हूँ, अंग्रेजी की भी तो किताब लिख रहा हूँ मैं। अभी भी लिख रहे हो? वो अब लिखूँ, केमिस्ट्री के बाद वही लिखूंगा। व्हाई डज सरफेस एडजॉर्ब? सर लेकिन आपने हमारी आदत खराब कर दी। क्या? हमें से फिजिकल एजुकेशन याद नहीं होगी, आपने जोर ही पढ़ने दिया। क्या नहीं पढ़ने दिया? हर चीज की कहानी बना रखी है। ओ, तो फिजिकल एजुकेशन की बना दूंगा मैं। उसमें ही तरह दिन बचे हमारे एक में कहानी बना दूंगा। नहीं, कहानियों से दिमाग पर बहुत कमजोर पड़ता है और कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मुझे कतई पता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब जैसे एडजॉर्बेंट मैं ही खुद भूल जाता था। स्टूडेंट की तो मैं क्या कहूँ, मैं भूल जाता। एडजॉर्बेंट चिपकने ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है। अब इसमें कोई लिंक तो है नहीं, कोई लॉजिक तो लगा नहीं सकता जिससे मैं लॉजिक लगा के मैं निकल लूंगा। तो कुछ तो चाहिए ना। तो पहले मैंने ये बनाया बैट वाला, अभी मैंने वो बेंट वाला भी बनाया, अभी बनाया मैंने ये, है ना। चलिए अब यहाँ पर कहानी ये है कि व्हाई डज सरफेस एडजॉर्ब, जो ये भी सरफेस हैं, ये कोई भी गैस या लिक्विड को एडजॉर्ब करते ही क्यों हैं। तो इसकी जो थ्योरी दी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेटल के लिए, है ना, मेटल जो जहाँ पे एडजॉर्ब कर रहे हैं उसके लिए हम बात करते हैं। मान लो एक मेटल का ये है सब्सटेंस, उसमें मेटल के एटम इस तरीके से पूरे लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से मेटल के एटम्स हैं, उनके बीच में आपके ये बॉन्ड है, ये है ना, ये इस तरीके से ये बॉन्ड है। बनाइए, आप भी बनाइए, ठीक है। ये सब है ये। अब देखिए यहां पे वो क्या कहता है कि मान लीजिए आप बीच वाले किसी एटम को देखते हैं, इसको, है ना। आप कभी उसमें गए हो, कोई बस है, ट्रेन है, बहुत भीड़ भाड़ वाली बस है, इस तरीके से गए हो? मैं एक बार आया था, हावड़ा से लेके धनबाद तक हम आए थे। तो टिकट जो है जनरल का ही हमें मिला। हम कहा जनरल में चढ़ते हैं, पहली बार ही जनरल में चढ़े थे। लेकिन वो जो रूट है उस पर इतनी भीड़ रहती है वाकई में, तब पता लगा यार जनरल वाले को तो मतलब बड़ी मुश्किल है। तो मैं जो दोस्त था प्रशांत, उसका नाम, हम जो है खड़े हो गए। हम जो है ऐसे बस जो है भीड़ में जाकर बस किसी तरीके से अंदर घुस जाएं, वहाँ पे जाकर हम ऐसे खड़े हो गए, बस कहीं कुछ पकड़ने का भी नहीं है, हम खड़े हो गए कि बस खड़े हो जाओ। गिर नहीं सकते, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, गिर ही नहीं सकते। गिरो कैसे? गिरेगा कौन? जो दरवाजे पलट का हो, उसको पीछे तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर आप किसी बस, मतलब किसी भीड़ भरी बस में, ट्रेन में हो और आप बीच में खड़े हो, तो आपको कोई डर नहीं, आप गिर ही नहीं सकते। गिरने की जगह ही नहीं है भाई वहाँ पे। गिरोगे, यहाँ कहाँ गिरोगे? उधर और लोग हैं, फिर और लोग हैं। तो जो बीच में होते हैं लोग, वे बड़े सेफ फील करते हैं, और जो दरवाजे पे लटके होते हैं उनकी जान बिल्कुल आफत में आई रहती है ना। सारा फोर्स उन पे, कहीं से भी धक्का आया तो उन्हीं पे आएगा, तो उन्हें बड़ी मजबूती से पकड़ कर रहना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। ये जो एटम्स है जो बीच में है, वे चारों तरफ से बैलेंस्ड हैं। देखो इस एटम को देखो, तो यहाँ पे चारों तरफ से बैलेंस्ड की स्टेट में है। लेकिन जो एटम आपके सरफेस पर हैं, इन एटम की जो वैलेंसीज हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरीके से अंदर वाले एटम के सेटिस्फाइड हैं, ऐसे इनकी सेटिस्फाइड नहीं है।
तो ये जो वैलेंसी आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है अनबैलेंस्ड साइट और रेजिडुअल वैलेंसीज। अनबैलेंस्ड साइट्स और रेजिडुअल वैलेंसीज, इन्हें ये बोला जाता है, रेजिडुअल वैलेंसीज बोला जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ये बाहर वाले एटम ऐसा फील करते हैं जैसे अभी इनसे कुछ छुटा रह गया हो, इनका कुछ बाकी रह गया हो, है ना, जैसे इनके बॉन्ड पूरे ना बन पाए हो। तो अब ये क्या करते हैं कि कोई अगर गैस का मॉलिक्यूल ऐसे लहराता हुआ इनके पास आया, कह रहा है भाई आ यहाँ हमसे आके बैठ, है ना, जैसे कोई आदमी है, उसको कोई बात करने के लिए नहीं है, तो कोई भी सड़क पर से आते जाता जाता पकड़ लिया, अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठ दो 10 मिनट, तो कोई गैस का मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, उसको यहाँ पे बैठा लिया। तो अपनी रेजिडुअल जो वैलेंसीज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वे किसी भी गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। अब अटैच करने से उसे फायदा क्या होता है, हमें तो केमिस्ट्री की जगत में समझाना होगा ना क्या होता है। तो यहाँ पर वे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या तो वान डेर वाल फोर्स से अटैच होंगे या फिर नॉर्मल केमिकल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं। और जब भी नए फोर्स क्रिएट होते हैं केमिस्ट्री में तो एनर्जी निकलती है, और जब जब एनर्जी निकलेगी केमिस्ट्री बोलेगी हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसलिए होता है, इसलिए ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो लिखिए इसमें, ये देखिए बस में ऐसे जो है लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो किनारे पे खड़े हैं लोग, उन्हीं को खतरा है ना, अंदर वाले कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट जो सबसे बाहर खड़ा उसके अंदर भी जो है उसे भी कॉन्फिडेंस है, मेरे बाहर तो ये है। तो पहली और आखिरी बार चलो मैं आखिरी बार क्यों कहें, मतलब आप अभी तो जिएंगे ना, और अभी तो कभी चढ़ने का मौका मिल जाए। तो लिखिए, लेकिन सुकून तो मिलता है जब वो भीड़ छटती है ना एक बार में स्टेशन पे। देखिए वहाँ अगर बीच में अगर आपको टॉयलेट वगैरह लगा है तो फिर ये मत सोचना कि आप टॉयलेट तक पहुँच जाओगे, है ना, 2-3 घंटे लगे उसे वहाँ तक आने में, भाई बहुत मुश्किल वाला काम था ये तो। लिखिए, इसमें लिखिए भाई, इन द इंटीरियर ऑफ ए सब्सटेंस, इन द इंटीरियर ऑफ ए सब्सटेंस, जो हमने यहाँ पर ग्रीन से दिखाया है ना, इन द इंटीरियर ऑफ ए सब्सटेंस, कॉमा, in the interior of a substance, comma, the molecules oblique atoms remain surrounded in all the sides, and thus all the binding sites of it, are saturated by neighboring molecules oblique atoms, comma, but on the surface, अब यहाँ पे बताओ कॉमा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बट ऑन द सरफेस, कॉमा, वन साइड रिमेन अनऑक्युपाइड, ऐसा कॉमा आएगा नहीं आएगा, बट ऑन द सरफेस, या कंटिन्यूस आएगा, हैं, बट ऑन द सरफेस, कॉमा, वन साइड रिमेन अनऑक्युपाइड, but on the surface, comma, one side remain unoccupied, resulting in the presence of residual or unsaturated binding sites, full stop,
नेक्स्ट टाइम लिखिए। सो बेसिकली कॉमा एडजॉर्प्शन अकर्स, so basically comma adsorption occurs due to the presence of residual or unbalanced force on the surface। ठीक है, चलिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आगे चलें। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच ds बार, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा ABSOR H डेल्टा नॉट एब्जॉर्प्शन है ना, डेल्टा एच नॉट एब्जॉर्प्शन। क्या तुम्हें लगता है इसकी क्या डेफिनेशन देगा वो, क्या डेफिनेशन देगा? कितना एब्जॉर्ब कराऊं? गैस मान लो सरफेस पे कितनी एब्जॉर्ब कराऊं, या फिर मतलब कि सब्सटेंस का भी वो उसमें वेट लेना पड़ेगा? क्या डेफिनेशन बनाएगा? कितनी गैस एब्जॉर्ब कराने पे हीट निकले, या किसी सब्सटेंस को भी बात करूं यहाँ पे, सब्सटेंस के वेट की भी बात करूं क्या? सब्सटेंस की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि सब्सटेंस तो वेट पे तो डिपेंडेंट नहीं, सब्सटेंस का तो सरफेस पर डिपेंडेंट है ना। तो सब्सटेंस के वेट की बात नहीं की जाएगी, बात की जाएगी कि कितनी गैस या लिक्विड मतलब एडजॉर्ब हुई, मतलब एक मोल। स्टैंडर्ड तो वही है कि एक मोल गैस के एडजॉर्ब होने पर, इसमें नोट की बात नहीं करी, ये नोट हटाइए, कहीं पे इसमें नोट की बात नहीं है, ठीक है। एक मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने पर जितनी हीट रिलीज होती है दैट इज नोन एज द डेल्टा एच एडजॉर्प्शन। लिखिए, इट इज द हीट रिलीज्ड, हम इसमें खुद से कह रहे हैं हीट रिलीज्ड है क्योंकि हमेशा हीट रिलीज ही होगी। इट इज द हीट रिलीज्ड when 1 mole of a adsorbate gets adsorbed on a particular adsorbent ठीक है। चलिए कोई गैस पार्टिकल अगर किसी सॉलिड पार्टिकल पे आके बैठता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंडेंस भी हो जाए उसके सरफेस पे, लिक्विफाई हो जाए, मतलब नहीं, लिक्विफाई तो एक अलग चीज है कि वो खुद में लिक्विड स्टेट एक्वायर उसने करी है। गैस का मॉलिक्यूल बस आके बैठ गया है तो एक गैस का मॉलिक्यूल ये डिस्क्रीट है, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल डिस्क्रीट है, ये दोनों डिस्क्रीट अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। लिक्विड स्टेट की मतलब की डेफिनेशन नहीं है ना ये, क्या ये लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन है प्रॉपर? हम उसे मान लो मैं यहाँ पर रूम में इसी रूम में मैं कोई कैटलिस्ट रख दूं या सिलिका जेल रख दूं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसमें आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, है ना। या फिर मान लो इसमें O2 के भी मॉलिक्यूल हैं, वे भी एडजॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन O2 लिक्विफाई थोड़ा होगी। O2 तो लिक्विफाई बहुत कम टेम्परेचर पर होती है, उसे लिक्विफिकेशन नहीं बोला जाएगा, लिक्विड बन गया है, नहीं, वे एडजॉर्प्शन ही बोला जाएगा। एक अलग ही कोई चीज चल रही है वहां पे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स। सर एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन कैसे बताओगे फिर आप? एक
एब्जॉर्प्शन, बी, वर्ड बी। एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है जिसमें कोई भी मतलब जो कोई भी यूजुअली लिक्विड किसी सब्सटेंस के पूरे होल वॉल्यूम में एक तरीके से एंटर करता है, इस तरीके से। एब्जॉर्प्शन उस तरीके से नहीं चलता। एब्जॉर्प्शन तो कई तरीके से है, कैपिलरी एक्शन, वक्शन, ये से कई सारी चीजें हो सकती है मुझे लगता है उसमें। अगर आपने पानी यहाँ पे गिरा हुआ है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाला, आपने से घुमाया भी नहीं, यहाँ पे पानी गिरा हुआ, आपने से कपड़ा डाला, तो बताओ पानी क्या क्यों एंटर हो रहा है इसके अंदर? कारण बताइए, किस वजह से पानी इसके अंदर चला जा रहा है? कैपिलरी एक्शन से, है ना। वो जो मोमबत्ती की जो धागा रहता है उसमें कैसे मोम चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन से। वो जो केरोसिन ऑयल का लैंप रहता है उसमें क्यों बत्ती में तेल चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन से। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है, ए वर्ड बी, वो तो कैपिलरी एक्शन से चल रहा, वो इस वाले फिनोमिना से नहीं चल रहा, तो उसकी थर्मोडायनामिक्स की चर्चा नहीं की जाएगी वहाँ पर। फिर कैपिलरी एक्शन, फिर वो फिजिक्स में कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, सारी चीजें वहाँ जाएंगी, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, कोई गैस का मॉलिक्यूल है ए, इस समय गैसियस फेज में है ये, है ना। ये आपका क्या है? एडजोर, ये मान लो आपका गैस है, ठीक है, ये आपका गैस फेज में है ये, या लिक्विड हो सकता है ना। मैंने गैस ले लिया अभी के लिए। प्लस ये आपका मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है ये। फिर यहां पर एडजॉर्प्शन हो गया, तो एडजॉर्प्शन होने के बाद ये तो आके इस पे चिपक गया ना। अब फेज क्या हो, फाइनली फेज क्या है? गैस या मेटल, गैस या सॉलिड? एमए बन गया ना, अब एमए बन गया। फेज क्या है इसका एमए का? सॉलिड, ये है। तो बताइए इस फिनोमिना में डेल्टा एस क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? नेगेटिव, क्योंकि गैस फेज से सॉलिड फेज बाय नहीं बना है। फाइनली यहाँ पर बस गैस है, यहाँ पे है ही नहीं गैस। हाँ, फाइनली जो चीज बनी है अब दिख रही है, उसका फेज क्या बोलोगे? फेज पूरे जो सबसे सिस्टम दिख रहा है उसका फेज क्या है? उसमें हलचल है नहीं है? केमिकली भी कर सकता है, वन टू वन फोर्स से भी कर सकता है, आके बस वो सेटल हो गया है। अब फाइनली जो चीज है उसका फेज क्या है? सॉलिड ही बताओगे ना, सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या बताओगे? सॉलिड ही बताओगे ना। तो फाइनली जो अब यहाँ पे है एंट्रोपी क्या आ गई आपकी? नेगेटिव हो गई, है ना। ठीक है। ऑल्सो डेल्टा ए बी ए डी एस ओ आर पी एच, ये क्या होती है आपकी? ये क्या है आपकी? नेगेटिव है ये भी, है ना। ये आपकी डेल्टा ए डी एस ओ आर पी। अच्छा, अब ये बताइए जो फिनोमिना है अपने आप हुआ है या आपको एनर्जी देनी पड़ी? अपने आप हुआ है। तो लिखिए यहाँ पर, पहले लिखिए यहाँ पर यहां पर आपका देखिए बाय डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फिनोमिना आपका अपने आप होता है। तो इसका मतलब जिस टाइम ये शुरू होता है, कोई मेटल का सरफेस है उस पर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होना शुरू होंगे, वे होते ही चले जाएंगे क्या? सारी गैस की गैस आकर उस पर चिपक जाएगी, प्रोसेस होएगा, फिर धीरे धीरे कम होएगा, फिर खत्म हो जाएगा, यही होएगा ना। इसका मतलब शुरू में आपका डेल्टा जी नेगेटिव है और फिर वो धीरे धीरे नेगेटिव आपका जीरो की तरफ बढ़ रहा है, और जब जीरो हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा या उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 10 मॉलिक्यूल आए तो 10 मॉलिक्यूल चले गए, है ना। तो इनिशियली क्या है आपका जो डेल्टा एच है, देखिए ये नेगेटिव है चीज, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव बन गई ना। तो इसका मतलब अगर शुरू में ये खुद होता है तो डेल्टा एच उस वक्त डेल्टा एच आपके टी डेल्टा एच से ज्यादा नेगेटिव है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है।
लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब गैस के मोलिक्यूल्स पे जब होते जा रहे हैं, तो पहली बार जो मोलिक्यूल आया था उसने जो वन डबल फोर्स बनाए वे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अब मोलिक्यूल आपका जो आ रहा है, पहले से मोलिक्यूल बैठे हुए हैं, तो मोलिक्यूल अब जो है उतने फोर्सेज नहीं है मिल रहे उसे, अब फोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू घटती जा रही है ना। जो सबसे पहला मॉलिक्यूल आया, मतलब किसी बाजार में कंपटीशन है, कोई प्रोडक्ट आया नया, तो जिसने सबसे पहली बार उसने बाजार में प्रोडक्ट उतारा उसने ज़्यादा मुनाफा कमाया, फिर और कंपटीटर आए तो उनका मुनाफा पर प्रोडक्ट कम हो रहा है, फिर और आए तो और कम हो रहा है, फिर सैचुरेशन से आ गया। तो ऐसी पहली बार जो गैस के मॉलिक्यूल ऑब्जर्व होते हैं उनका डेल्टा एच रिलेटिवली ज़्यादा होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एक लिमिट के बाद डेल्टा एच आपका टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है और डेल्टा जी हमारा जीरो हो जाता है और एडजॉर्प्शन वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, फिर 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल फिर जा रहे हैं, ये होने लगता है। तो लिखिए इनिशियली डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव, इनिशियली डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, ब्रैकेट के अंदर टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस क्यों नेगेटिव है पॉजिटिव है? टी इंटू डेल्टा एस नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है और इसके आगे नेगेटिव लगा तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाती है, तो इसको ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा। देन टी डेल्टा एस, सो नेक्स्ट टाइम लिखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। नेक्स्ट टाइम लिखिए, नोट करके लिखिए, दैट मीन्स यहां पे आप देखिए, सो ऐसे लिखेंगे हम यहां पे, सो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन का मतलब व्हेन एडजॉर्प्शन इज इन प्रोग्रेस। जब एडजॉर्प्शन प्रोग्रेस में है कि 100 आ रहे हैं तो 5 जा रहे हैं, मतलब 95 फाइनली आ रहे हैं, क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तीनों चीजें नेगेटिव हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए ठीक है, नेगेटिव है। अब आगे लिखिए नोट करके। अब यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन प्रोग्रेस करता है डेल्टा एच कम नेगेटिव होता जाता है और डेल्टा एच फाइनली टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है, उस वक्त हो जाता है डेल्टा जी जीरो और एडजॉर्प्शन नेट एडजॉर्प्शन रुक जाता है। तो लिखिए एज एडजॉर्प्शन प्रोग्रेस, एज एडजॉर्प्शन प्रोग्रेस कॉमा रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज। ये कुछ ऐसा भी कह सकता है वो कि पहले एक मॉलिक्यूल आया तो इधर वाली वैलेंसी ने भी बॉन्ड बनाया, इधर वाली ने भी बॉन्ड बनाया, या ज्यादा वन डबल फोर्स थे तो ज्यादा डेल्टा एच था पर मॉलिक्यूल, अब वो धीरे धीरे क्योंकि उस साइड पे भर गया, उस साइड पे भर गया, अब कम मिल रही है एनर्जी। कॉमा रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज फुल स्टॉप, सो डेल्टा एच प्रोग्रेसिवली बिकम्स, so delta H progressively becomes lesser negative and at a time delta H equals to T delta S, delta H equals to T delta S full stop, so comma delta G equals to 0, delta G equals to 0 and equilibrium is achieved, and equilibrium is achieved, and equilibrium is achieved। ठीक है, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन।
टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से का और मैं उठा लेता हूँ ये। बनाइए आप भी, तब तक 3 बार बनाना है। देखिए मान लीजिए H2 गैस है ना, H2 गैस है, तो वो आके H2 गैस पहली बार निकल के कांटेक्ट में आई, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करती है, पहले यहां पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन करती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद में जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेट है उसमें खुद भी केमिकली कुछ भी चेंज नहीं आया है, वो एज इट इज ही आकर इस पे अटैच हो गया है। जैसे यहाँ पर ये H, यहाँ पर आपका ये H, ये वन डबल फोर्स से अटैच हो गया है। कैसे अटैच हो गया है, यहाँ पर कौन से फोर्स लगे हैं, वन डबल फोर्स। वन डबल वाल में 2 एक है, ए है 2 है, डबल ए, वन डबल फोर्स है, ये आपका अटैच हो गया है। अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, पर्टिकुलर जो कंडीशन चाहिए वे सेटिस्फाई करती हैं, तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी बदल सकता है। इफ कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बन सकता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन बनने पे अब इन HH के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर आपका केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन आपका 2 तरीके का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और वही फिजिकल एड्जॉर्प्शन अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो केमिकल बॉन्ड बना के केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बन जाता है। नींद आ रही है तुम्हें? कंडीशंस एग्जैक्ट नहीं है, कुछ ऐसी लिखाई गई नहीं है। हर मेटल के सरफेस और हर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की आपस की म्यूचुअल कंसेंट है कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। उनको कहीं से ऐसा डिस्क्राइब करके नहीं लिखा गया है कि फलानी कंडीशन पे ही होता है ना। तो लिखिए इसमें, there are mainly 2 types of adsorption of gas on liquids, gas on solids. एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। अब जो एड्जॉर्प्शन हमारा आगे प्रोग्रेस करेगा, जो भी हम एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, वो जो एड्जॉर्प्शन हमारा प्रोग्रेस करेगा वो मेनली गैस के एड्जॉर्प्शन पर रहेगा। मतलब 2 तरीके चीजें हो सकती थी ना, गैस भी लिक्विड भी, तो मेनली हमारा जो डिस्कशन रहेगा अगर 90% वो गैस पर रहेगा कि गैस एड्जॉर्ब हो रही है। लिखिए, इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, if accumulation of gas
if accumulation of gas on the surface of solid occurs on account of weak van der Waals forces, comma, the adsorption is termed as, ये जो वर्ड है टर्म्ड और नॉन, इनमें क्या अंतर है? एडजॉर्प्शन इज नोन एज और एडजॉर्प्शन इज टर्म्ड एज, इनमें कुछ अंतर है साइंटिफिकली? टर्म्ड का क्या मतलब है? नोन एज मतलब जो जाना जाता है, और टर्म्ड एज इसको नाम दिया गया है। अच्छा, मतलब तो यही है दोनों सेंटेंस का, लेकिन वैसे कोई चलिए। टर्म्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन, कोई भी नाम दिया ही गया है इंसान के द्वारा, कोई ये इससे जाना जाता है। हाँ, मतलब नाम तो किसी ने दिया, एक ही बार इंसान नहीं दिया होगा। टर्म्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन और van der Waals एडजॉर्प्शन और फिजिज ऑप्शन PHYSI SORPTION फिजिज ऑप्शन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन ऑफ H2 और O2 ऑन चारकोल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आंसर लिखिए। When the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, comma, the adsorption is termed as chemical adsorption or chemisorption, फुल स्टॉप। यहाँ पे जो ये केमिकल बॉन्ड बने हैं, ये कैसे बॉन्ड हैं? कोवेलेंट या आयनिक, या दोनों हो सकते हैं? यही तो ज्ञान है, ये दोनों हो सकते हैं। लिखिए, द केमिकल बॉन्ड्स मे बी कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर। फुल स्टॉप। कोई भी जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, है ना? यहां पर भी होनी चाहिए। तो लिखिए, केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स a high energy of activation and is therefore comma often referred to as often का मतलब क्या है? साधारणतया, अक्सर। हाँ, often referred to as, अच्छा जनरली बोलेंगे, साधारणतया तो है ना। often referred to as activated absorption।
तो एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन ही है ना, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस इज केमिजोब्ड, हाइड्रोजन गैस इज केमिजोब्ड ऑन निकल। ये बना लिया डायग्राम। अब आगे वो बोलता है कि कई बार जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो फिजिकल हुआ है या केमिकल एब्जॉर्प्शन हुआ है, अब एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, समटाइम्स दीज टू प्रोसेसेस अकर्स, समटाइम्स दीज टू प्रोसेसेस अकर्स साइमल्टेनियसली, these two processes occur simultaneously and it is not easy to differentiate the type of adsorption, and it is not easy to differentiate the type of adsorption. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन है, जो लो टेम्परेचर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ था, वही जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस लो टेम्परेचर पे फिजिकली एड्जॉर्ब हुई थी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन से टेम्परेचर बढ़ाने पे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जब केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट होती है तो एच का जो बॉन्ड है वो टूटता है और फाइनली फिर वहाँ पे बॉन्ड बनते हैं उसके साथ। सर अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो अगर वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था तो फिर मुश्किल हो जाती है, उसके लिए उस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। मान लो निकल पैलेडियम वगैरह उसमें होता है ना हाइड्रोजनेशन में यूज, तो अगर हाइड्रोजन के साथ केमिकली बॉन्डेड हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी उस रिएक्शन में। ऐसा कुछ है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होए तो ये हो सकता है। मतलब कैटलिस्ट कैसे काम करता है? ऐसा कैटलिस्ट दिक्कत हो जाती है कि आपको केमिकली, मतलब अगर ये कोई सब्सटेंस अगर केमिकली एड्जॉर्ब हो जा रहा है तो वो कैटलिस्ट का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये जानना चाह रहे हो? ये तो अभी नहीं पता कि वो केमिकली एड्जॉर्ब होना चाहिए फिजिकली एड्जॉर्ब होना चाहिए, जब आगे आएगा तब दोबारा से पूछना। कैटलिस्ट भी तो इसी में ही है ना, तब फिर एक बात मैं फिर बता, अभी तो मैं भी तो भूला हुआ हो रहा हूँ। इसको 2 दिन बाद जब कैटलिस्ट चल रहा होगा तब पूछना, तब मैं जवाब दूंगा इसका। लिखिए, ए फिजिकल एड्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, ए फिजिकल एड्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर मे पास, a physical adsorption at low temperature may pass into chemical adsorption as the temperature is increased, as the temperature is increased, full stop। टेम्परेचर बढ़ाने पे ही क्यों फिजिकल से केमिकल में बदला वो? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब आप उसे कैसे ही मान लो, तो थोड़ी सी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तभी केमिकल बॉन्ड्स एक तरीके से वो बनने का काम हो पाता है। हेडिंग डालिए अब। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंड देना factors responsible for adsorption of gas by solid। है ना, क्या क्या फैक्टर हैं जिस पर एड्जॉर्प्शन आपका डिपेंड करता है? गैस बाय सॉलिड्स।
तो पहली चीज है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होएगा। तो इसे मतलब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए इसमें ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट greater the amount of gas adsorbed, greater the amount of gas adsorbed, greater the amount of gas absorbed। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस में ये पाया गया है कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती हैं वो गैस ज़्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब होती हैं। इसका मतलब अगर आपको गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से लिक्विफाई होती है ना। तो अगर आपको 4 गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होएगी। देखिए in general more easily liquefiable gas ब्रैकेट में लिखिए that is having a higher critical temperature, that is having a higher TC, ऐसा लिखिए that is having a higher TC are more readily adsorbed, are more readily adsorbed, are more readily adsorbed। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखिए एग्जाम्पल 1 gram of activated charcoal absorbed, 1 gram of activated charcoal absorbed, 1 gram of activated charcoal adsorbed 380 ml of SO2, 380 ml of SO2 ब्रैकेट में लिखिए TC इक्वल्स टू 157 डिग्री सेंटीग्रेड, TC इक्वल्स टू 157 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 ब्रैकेट में लिखिए TC इक्वल्स टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड, TC इक्वल्स टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.5 ml of H2, 4.5 ml of H2, 4.5 ml of H2। ठीक है, TC इक्वल्स टू -20 है तो हाइयर है ना, एक सेकेंड माइनस ज़्यादा होगा, -240, -240 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लूइड को। ये सारे के सारे फिजिकल एडजॉर्प्शन हुए हैं। ये 380 ml कम नहीं होता 16 ग्राम से? 380 ml ज़्यादा नहीं है, 380 16 ग्राम तो 1 मोल हो गया ना। 16 ml है वो 16 ml है, ml है सब, गैस ml में है। और इसमें आगे इसमें ऑल दीज आर फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये सब के सब फिजिकल एडजॉर्प्शन हुए हैं। तो सर फर्क क्या पड़ा इस बात से? बता रहा हूं भी।
ये सारे के सारे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुए हैं। वहीं केमिकल एड्जॉर्प्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि केमिकली मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए किसी मेटल के सरफेस पे तीनों गैस एड्जॉर्ब होनी तो चाहिए ना, तभी तो आप कहोगे नहीं बात। हो सकता है इन तीन में से केवल H2 ही केमिकली एड्जॉर्ब हो पाए, बाकी हो ही ना पाए, तो आप ऐसा कुछ लिंक नहीं बना सकते, है ना। अगर ये प्रोसेस चलता इसी तरीके से कि पहले कोई एक गैस फिजिकली ही एब्जॉर्ब होगी और फिर केमिकली एब्जॉर्प्शन होगी, ऐसा भी डायरेक्ट नहीं है कुछ कि आप जो फिजिकल एड्जॉर्ब हुई वो केमिकल एड्जॉर्ब हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। या फिर केमिकल एड्जॉर्ब होने के लिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन से पास होकर जाएगी। हाँ, लगभग जनरली, क्योंकि वो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल एक तरीके से आती वो बॉन्ड तो नहीं बना लेगा, पहले तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही वन डबल फोर्स से अट्रैक्ट हुआ होगा और तब वो केमिकल बॉन्ड की तरफ गया तो होगा। सर वो वहाँ पे जाके कितना बैठेगी या नहीं वो तो क्रिटिकल टेम्परेचर से पता चल जाएगा। देखिए ये कैटलिस्ट से भी थोड़ा सा लिंक्ड है। अगर इनके बीच के जो निकल के बीच का जो बॉन्ड की लेंथ थी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ थी वो लगभग अगर बराबर है तो वो इसके बॉन्ड को स्ट्रेच करके तोड़ पाता है, तो ये केमिकली बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर ये बॉन्ड इतने बड़े बड़े होते कि हाइड्रोजन यहीं पे एडजॉर्ब हुआ दूसरी जगह पे जा ही नहीं पा रहा, तो हो सकता है वो बॉन्ड तोड़ ही ना पाए, है ना। तो कैटलिस्ट का जो फिनोमेना होता है उससे भी थोड़ा थोड़ा ये लिंक्ड है कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है एक तरीके से बिल्कुल सेलेक्टिव है कि ये गैस इस पे केमिकली एड्जॉर्ब हो पाएगी, इस पे नहीं हो पाएगी। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए क्रिटिकल लिक्विफिकेशन वाला टीसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर चलता, ये वान डर वाल वाले के फिजिकल के लिए ही है। आगे लिखिए इसमें नेक्स्ट टाइम में लिखिए इसी के अंदर केमिजॉर्प्शन ऑन द अदर हैंड, केमिजॉर्प्शन ऑन द अदर हैंड comma is much more specific than physical adsorption. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हीट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो सर क्रिटिकल टेम्परेचर सोल क्राइटेरिया नहीं है, अगर केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा तो क्रिटिकल टेम्परेचर से देखोगे, अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर वो आपको बताएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जब एक मोल एड्जॉर्बेट किसी सब्सटेंस पे एड्जॉर्ब होता है, ये तो डेफिनेशन तो हम लिख चुके हैं। अब अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो ज़्यादा हीट निकलेगी या केमिकल एड्जॉर्प्शन हुआ है तो ज़्यादा निकलेगी? केमिकल में, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में केमिकल बॉन्ड बने हैं, है ना। हाँ तो लिखिए लेकिन नहीं मतलब एक ये भी तो क्या करते हैं हम कि वहाँ पे बॉन्ड तो टूट रहा है हाइड्रोजन के बीच का और बन रहा है निकल हाइड्रोजन वाला, तो वो ज़्यादा स्टेबल लगता है हाइड्रोजन। नहीं, मतलब बॉन्ड भी तो फिर रिलेटिवली ज़्यादा बन रहे होंगे, ये सारी भी तो कहानी हो सकती है। तो लिखिए इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन as the forces are weak van der Waals force, as the forces are weak van der Waals force, as the forces are weak van der Waals force, so heat of adsorption are small, so heat of absorption are small, ब्रैकेट में लिखिए 20 to 40 किलोजूल पर मोल,
20 to 40, 20 से 40, 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम लिखिए मोल के बाद किलोजूल पर मोल, नहीं, एडजॉर्प्शन, सो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन आर स्मॉल, आर स्मॉल, और 20 से 40 किलोजूल पर मोल, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम लिखिए इन केमिज ऑप्शन, इन केमिज ऑप्शन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर, the attractive forces are due to the formation of true chemical bonds, full stop. Therefore the heat of adsorption are large, 80 to 240 किलोजूल पर मोल, 80 to 240 किलोजूल पर मोल। तब बनी है कहानियां। क्लास रोक के मैंने आधा घंटा, वो जो है वो चाचा रमेश टल्ली होकर पूरी चलती हुई क्लास रोक के, 50 बच्चे बैठे हैं, उन्हें रोक के कहानी बनानी है, पहले इस काम को निपटाएंगे, तब बनी कहानी वो। लेकिन फायदा होता है, देखो उससे कितना। चलिए ये होने का आपने बनाया था किसी बच्चे ने? कौन सा? चाचा रमेश टल्ली होकर उसको बैठक के, ये बच्चों ने बनाई थी, इसका क्रेडिट मैं बच्चों को दूंगा, है ना। लखनऊ में थे, उन्होंने बनाया। बहुत सारे बच्चे होते तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग चलता है, अकेले मैं कहाँ से दिमाग इतना लाऊंगा कि मैं इतनी कहानी बना दूं, है ना। चलिए नेक्स्ट है रिवर्जिबल करेक्टर। नेक्स्ट है रिवर्जिबल करेक्टर। कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोलोजल, कोलोजल, काले जल में से क्या निकला? एक दिन मैंने बताया था ना, काले जल में से, काले पानी में से कुछ निकला। नहीं, कुछ नहीं बताया। बताया था मैंने, तुमने दोहराया नहीं उसको। काले जल में से एक विशाल काय जानवर निकला। नहीं बताया, कोई नहीं बताया। मैंने बताया था जब मैं किताब लिख रहा था। रिवर्जिबल करेक्टर, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो फिजिजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, वो वंडरवॉल फोर्स से बना हुआ है ना। तो जब आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ तो हीट आपकी राइट हैंड साइड में हीट निकलती है ना। गैस प्लस मेटल सरफेस प्लस मेटल सरफेस प्लस ये बन गया प्लस हीट, ये है ना। तो हीट निकलती है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, और अगर आप उसको गर्म कर दो, हीट उसको दे दो, तो फिर ये वापस रिवर्ट हो जाएगी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो कहता है कि रिवर्सिबल करेक्टर का है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन ऐसा नहीं है कि आपने हीट दी तो फिर बॉन्ड टूटने लगेंगे, उस तरीके के नेचर का वो नहीं होता, है ना। तो लिखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Physical adsorption is a reversible process, full stop. The gas adsorbed on the solid the gas adsorbed on the solid the gas adsorbed on the solid can be removed ब्रैकेट में लिखिए dissolved can be dissolved under reverse condition of temperature and pressure. Reverse condition of temperature and pressure. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केमिजॉर्प्शन ऑन द कॉन्ट्रेरी, केमिजॉर्प्शन ऑन द कॉन्ट्रेरी comma is not reversible, because a surface compound is formed because a surface compound is formed। एक्चुअली में कोई कंपाउंड टाइप से आप मान लीजिए उसका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन को अगर आप देखें
तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है प्योर, है ना। तो उसमें अगर आप लो टेम्परेचर रखते हो तो ज़्यादा अच्छा एड्जॉर्प्शन होगा, हाई टेम्परेचर रखोगे तो एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। वहीं केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर देखें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी हीट निकलती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो रखा तो केमिकल एड्जॉर्प्शन आप बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है वो आपका इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो ये आपका बढ़ता है, पीक पे जाता है, फिर आप और टेम्परेचर बढ़ाते हो फिर वो घटता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका इस एक्सिस पर टेम्परेचर है, ऐसे होएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो घटता चला जाएगा। ग्राफ आगे बनाएंगे, है ना। तो लिखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर्स रैपिडली फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर्स रैपिडली एट लो टेम्परेचर occurs rapidly at low temperature and decreases with increasing temperature. Full stop. Next time लिखिए chemisorption like most other chemical changes generally increase with temperature full stop. तो यहां पर देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो इसीलिए कई बार फिजिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखिए thus a rise of temperature can often cause physical adsorption to change to chemisorption नेक्स्ट टाइम लिखिए N2 for example is physically adsorbed on iron. N2 for example is physically adsorbed on iron at 190 degrees centigrade but chemisorbed to form a nitride at 500 degrees centigrade नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या लगता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा? कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर ज्यादा गैस का प्रेशर है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल है ना आसपास में, तो एब्जॉर्प्शन उससे बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने पे या घटेगा? प्रेशर आपका गैस का प्रेशर ज्यादा है सॉलिड के ऊपर तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आप बिल्कुल ही बहुत ही कम गैस के मॉलिक्यूल कर दो तो एब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा आएगा? तो लिखिए इंक्रीज ऑफ प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन and decrease of pressure cause desorption
प्रेशर आप कम कर दोगे तो फिर वो निकल निकल के भी जाने लगेंगे। नेक्स्ट लिखिए 7th लिखिए थिकनेस ऑफ एडजॉर्ब्ड लेयर ऑफ गैस। थिकनेस ऑफ एडजॉर्ब्ड लेयर ऑफ गैस, कितनी थिकनेस बनती है? कितनी थिकनेस बनती है ना? तो यहां पे वो कहता है कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, सरफेस है, सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बन गया, अब उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो आके केमिकल बॉन्ड थोड़ा ना बनाएगा, है ना, वो थोड़ा ना बनाएगा।